प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दुग्गल साहब के जीवन मूल्यों और विश्व दृष्टि के बारे में बात करने से पहले मैं उनके जीवन और रचनाओं का परिचय देना चाहती हूँ। हमारे इस सुप्रसिद्ध लेखक का जन्म 1 मार्च 1917 को रावलपिंडी जिले के गांव तम्याल में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। आपकी माता का नाम श्रीमती सतवंत कौर और पिता का नाम श्री जीवन सिंह दुग्गल है। आपने धर्मों की दीवार लांघकर एक मुसलमान लड़की आयशा से शादी की। आपका एक बेटा डॉक्टर सुहेल और एक बेटी साहिल है। आपने एमए अंग्रेज़ी पास की। समय समय रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर, नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार आदि पदवियों पर काम किया। सबसे पहले मैं दुग्गल भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपका शुरू की ज़िंदगी कैसी थी और क्या आप बताना चाहते हैं? दिलीप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जन्मा। मैंने अपने बचपन को कहीं फूलों का सा कंटीला कहा है। अपने दादा के पहलोठी के बेटे का मैं पहलोठी का बेटा हूँ। मेरे पहले एक बहन आई और मेरे बाद 2 और बहनें। उनमें से एक को भगवान ने वापस बुला लिया। इस तरह कई बरसों तक मैं घर में एकमात्र बालक था। मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरी बुआ, मेरी माँ, मेरे पिता मुझे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मेरी हर उचित अनुचित फरमाइश को पूरा कर दिया जाता। हमारा गांव दम्याल रावलपिंडी छावनी के बगल में था। मेरे पिता नगर पालिका इंस्पेक्टर थे। हमारे पोठोहार में जाड़े के दिनों में बेपनाह ठंड पड़ती थी। गर्मी में लू झुलस जाती। एक रात सर्दी के दिनों में बेहद बारिश हुई। आंधी तूफान, सारी रात पानी पड़ता रहा, नाले बहते रहे, कई छतें टपने लगीं। जब सुबह हुई, बारिश थमी तो पता चला कि रहमत मिरासी के कोठरी ढह गई थी। रहमत और उसका पोता नीचे दब गए थे। सारे गांव में कोहराम मच गया। मैं बहुत उदास था। वैसे का वैसा मैं बाहर गांव में खेतों की ओर निकल गया। रुआंसा मेरी पलकें जैसे भीगी जा रही हों। फिर अचानक मैंने यूं महसूस किया जैसे मेरे होंठ हिल रहे हों। मैं कुछ गुनगुना रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा ये तो मिसरा था। मैं शेर कह रहा था। उस कविता के कुछ बोल मुझे अभी तक याद हैं। सुत्ता सुत्ता सौ गया, दुनिया चुप हो गया, बुढ़ा तो अगे खैर जीण तो अकिया होसी, सौल जे मुंडे पर ओस की तकिया होसी। सोया सोया चल दिया, दुनिया घूम कर निकल गया। बूढ़ा तो शायद पहले ही परेशान हो, लेकिन उस बच्चे ने अभी तक क्या देखा होगा। अगले दिन ये कविता मैंने अपने दोस्तों को सुनाई। जो भी सुनता उससे विश्वास न होता कि ये कविता मैंने बनाई थी। हर कोई चोर कवि कहकर मुझे चिढ़ाने लगा। मैं अपना समूह लेकर घर आ गया। अब मैं स्कूल से लौटकर घर से बाहर ना निकलता। बाहर जाना होता तो अकेला खेतों की ओर निकल जाता। यूं अकेला फिरते हर रोज़ नई कविता कहता और उन्हें अपनी कॉपी में सहेजता रहता। डर के मारे किसी को ना सुनाता। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते। छाती चीर कर कोई किसी को कैसे बताए कि वो कविता उसके भीतर से फूटी थी। फिर जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था, पंजा साहब के मैं एक सर्व भारतीय कवि दरबार में मैंने एक कविता पढ़ी और इनाम पाया। अब कहीं जाकर मेरे गांव वालों को विश्वास हुआ एक कविता मैं खुद ही लिखता था और उन्होंने मुझे अपने सर पर उठा लिया। मुझे पत्रिकाओं का पढ़ने का बड़ा शौक़ था। मेरे चाचा जसवंत सिंह तेर छावनी से अखबारें रसाले खरीद कर लाया करते थे।
साप्ताहिक मौजी और मासिक प्रीतम, फुलवाड़ी, प्रीत लड़ी आदि सभी पत्रिकाएं हमारे यहाँ आती थीं। मैं गांव की नदी, जिसे हम जाबा कहते थे, के किनारे बैठकर सांझ ढलते तक कोई ना कोई पत्रिका पढ़ता रहता था। यूं ही दिन में गुरुद्वारे में एकांत में बैठा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता। क्योंकि मैट्रिक में मैंने विज्ञान के विषय लिए थे, कॉलेज में भी मैंने साइंस ही ली। 3-4 महीने ही बीते होंगे कि मैंने महसूस किया कि साइंस की पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं थी। सारी शाम तो प्रयोगशाला में ही गुजर जाती थी और किसी काम के लिए समय ही नहीं बचता था। आखिर मैंने साइंस छोड़कर फ़ारसी पढ़ना शुरू कर दी। फ़ारसी क्या, मैंने तो उर्दू भी मैट्रिक तक नहीं पढ़ी थी। पंजाबी भी उतनी ही पढ़ी थी जितनी खालसा स्कूल में पढ़ाई गई थी। लेकिन जिस साल मैं कॉलेज में दाखिल हुआ, मैंने प्राइवेट तौर पर ज्ञानी का इम्तिहान पास कर लिया। खूब सारे मेरे अंक आए। मैंने फ़ारसी कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब बीए का एफ़ए का नतीजा निकला तो फ़ारसी में भी मेरे अंक किसी से कम नहीं थे। बीए में मैंने इंटर वाले मजमून छोड़कर अन्य विषय ले लिए, पॉलिटिकल साइंस और फिलासफी। जैसे जिधर का रुख हो उधर ही कोई बह जाए। जैसे कोई नाव हो, नदी की धारा में जिधर का बहाव हो उधर ही बह निकले। जीवन में प्रवेश करने के लिए मेरी एक प्रशंसक की इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस के लिए अपने आप को तैयार करूं। जब हम में अनबन होगी तो मैंने और का और रास्ता अख्तियार कर लिया। रेडियो को मैंने कोई 24 वर्ष नौकरी की है। जब मन भर गया तो मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर की कुर्सी पर जा बैठा। वहाँ से भी जब उबरने लगा तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लौट आया और योजना आयोग का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। कहीं पंजाबी, कहीं फ़ारसी, कहीं साइंस, कहीं फ़िलासफ़ी, कहीं रेडियो, कहीं बुक ट्रस्ट, कहीं प्लानिंग कमीशन, यूँ मैंने अपने जीवन के क्रियाशील बनाए रखा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस परिवार में आप पैदा हुए और जिस वातावरण में आप बड़े हुए, उसने आपके मन और चिंतन को दिशा देने में क्या रोल अदा किया? एक तो मैंने अभी जिक्र किया था दिलीप के, मेरे चचा जो थे वो पंजाबी में शेर कहा करते थे और अच्छे अपने इलाके में अच्छे कवि माने जाते थे और उनको लिखने पढ़ने का शौक़ था। अच्छे रसाले, अच्छी अखबारें हमारे घर में आया करती। उनकी लाइब्रेरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा ये कहते थे कि तुम मेरी लाइब्रेरी में मत कुछ पढ़ा करो। इसलिए कहते कुछ ऐसी किताबें भी उस लाइब्रेरी में थीं। उनके जो शेर थे, जो उनकी कविता थी, उसमें भी कुछ हिस्से ऐसे थे जो ज़रा लाउड थे शायद, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें पढूं। लेकिन मैं बदतमीज़ था शायद, मैं चोरी उनकी किताबें अलमारी में से निकाल लेता था और चोरी उनकी कॉपी भी निकाल लेता था जिसमें ऐसी कविताएं लिखी हुई थी जो वो मुझे नहीं चाहते थे मैं पढ़ दूँ, और मैं उनको पढ़ता रहता था। ये तो आपने बताया कि आपके चाचा जी का प्रभाव था जो आपको इस तरफ ले गया, मगर मैं पूछना चाहती हूँ, आपने खुशवंत सिंह की तरह अंग्रेज़ी, मंटो की तरह उर्दू और अश्क की तरह हिंदी भाषा को नहीं चुना, जबकि चुन सकते थे। आपने पंजाबी को ही क्यों चुना? इसलिए कि मैं जब उस ज़माने पे भी मुझे इस बात का एहसास था कि मैं अपने आप का बयान, अपने आप को जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सही तरीके से, सही ढंग से और बेहतरीन अपनी मातृभाषा में कह सकता हूँ, कह पाऊँगा। और मैंने अपनी मातृभाषा को चुना और इससे इनकार नहीं कि खुशवंत सिंह तो बाद में खैर मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन मंटो और अश्क मेरे साथी थे। उसके बाद खुशवंत भी मेरे साथी थे और मैं इनको अपनी जो इनकी भाषाएँ थी उनमें लिखता हुआ देखता और हमेशा उनको ये कहता कि ये, क्योंकि सारे पंजाबी थे, अश्क भी पंजाबी थे, मंटो भी पंजाबी थे, राजेंद्र सिंह बेद भी पंजाबी थे और खुशवंत पंजाबी, तो इनको मैं हमेशा इस तरफ मायल करता था
कि वो पंजाबी में लिखे, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी भाषा चुनी और उसमें भी नाम पाया। आपने बहुत समय तक रेडियो स्टेशन की नौकरी की, आप उस डायरेक्टर रहे। आपके जीवन और साहित्य पर इसका क्या असर पड़ा, इसको विस्तार से बताइए। हाँ, देखिए, रेडियो की नौकरी मैंने अपने एमए की पढ़ाई के तकरीबन फ़ौरन बाद कर ली। थोड़े दिन मैंने कॉलेज में पढ़ाया और थोड़े दिन मैंने यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए अपने को लगाया, लेकिन उसके बाद रेडियो में मेरा सिलेक्शन हो गई तो मैंने रेडियो को अपना अख्तियार कर लिया। लेकिन जो रेडियो ने मुझे साहित्यकार बनने में बहुत मदद की। पहली बात तो ये, जब मैं रेडियो का मेरा सिलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, तो मेरे डायरेक्टर जनरल अहमद शाह बुखारी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहने लगे, देखो दुग्गल, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने कुछ नहीं लिखा। तुम क्योंकि अब नए आए हो, मैं तुम्हें इस खबरदार करता हूँ, वार्न करता हूँ कि तुम अपना क्रिएटिव राइटिंग मत भूलना और इसको जारी रखना। और मैंने वो जो मशवरा दिया मेरे डायरेक्टर जनरल ने, उसको याद रखा। और एक तो मैं अपनी जो क्रिएटिव राइटिंग थी, ये जो मेरी सृजनात्मक क्रिया थी, उसको मैंने जारी रखा। और रेडियो की देन मेरी कहानी है या मेरे नावल है, उसमें ये है कि रेडियो जो माध्यम है, इसमें वक्त की तंगी होती है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी होती है, और जो भाषा है उसकी तरफ अत्यंत वर्तों की या उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसने मेरी ज़बान को मांझने में, उसको सही ढंग से जो बात कहनी है उसको कहने में मदद की है। लंबी कहानियाँ मेरी ना कहानियों में तो आपको मिलेंगी, ना मेरे नावलों में मिलेंगी। ये तो आपने बताया कि रेडियो ने आपको क्या दिया, आपने रेडियो को क्या दिया, ये भी बताओ। हाँ, रेडियो को मैंने क्या देना था, मेरे उस्ताद थे ये लोग, जो बुखारी साहब इतने बड़े ब्रॉडकास्टर थे, बड़े बड़े अदीब थे। मैंने उनसे बहुत सीखा। फिर अपने मैंने जो कुछ दे सकता था वो, जब मैं रेडियो में आया तो पंजाबी के बहुत कम ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम हुआ करते थे, ड्रामे तो कभी होते ही नहीं थे। तो मैंने आके पंजाबी के प्रोग्राम और शुरू किए और पंजाबी में से मैंने नाटक लिखवाए। मैंने ये नहीं कि मैं पंजाबी का था, मैंने उर्दू में मसलन इम्तियाज़ अली ताज बहुत बड़े नाटककार थे और उन्होंने ड्रामे लिखे, ड्रामे प्रोड्यूस किए। रफ़ी पीर ने ड्रामे लिखे, ड्रामे प्रोड्यूस किए। इन सब से ड्रामे लिखवा लेना एक बड़ी करामात थी। और मैं अपने ज़माने में क्योंकि ख़ुद लिखता था इसलिए, और वो मेरी कदर करते थे, मैं उनके पास जाता, इम्तियाज़ अली ताज के घर जाता अक्सर, और मैं उनसे बाकायदा नाटक लिखवाता और उनको प्रोड्यूस करता। इतना हुआ कि 1943 में मैं कुछ दिनों के लिए 4-6 महीने के लिए पेशावर भेज दिया गया। वो पेशावर का रेडियो स्टेशन नया बना था, तो मुझे प्रोग्रामों के लिए वहाँ भेजा गया। तो उन 6 महीनों में इम्तियाज़ अली ताज ने कोई ड्रामा नहीं लिखा। तो स्टेशन डायरेक्टर ने जब उन्हें जाके शिकायत की कि देखिए इम्तियाज़ साहब, इन दिनों आपने कोई ड्रामा नहीं लिखा, वो कहते दुग्गल थे, वो लिखवा लिया करते थे। तो ये है मेरी रेडियो को देन, अगर इसको कोई देन मान लें तो। आपने 1947 के टाइम जलंधर रेडियो पर भी काम किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ दिलीप, मैं भूल रहा था। जलंधर रेडियो स्टेशन को खोलने के लिए मुझे 1947 में भेजा गया। बात यूँ हुई, जब आज़ादी की बात चली और ये फ़ैसला हो गया कि देश को आज़ाद कर दिया जाएगा, तो मुझे ख़्याल आया जब अगर देश आज़ाद होता है और पाकिस्तान बनता है तो पंजाब के पास रेडियो स्टेशन नहीं होगा, क्योंकि लाहौर स्टेशन तो पाकिस्तान में चला जाएगा। तो मैंने एक दिन अपने दफ्तर में बैठे हुए यूँ ही मुझे जब ये ख्याल आया, तो मैंने सरदार स्वर्ण सिंह, जो उन दिनों पंजाब सरकार के मिनिस्टर थे, मंत्री थे, मैंने उनको टेलीफ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अभी आ जाओ। तो मैं उनके घर गया और मैंने उनको बताया कि जब अगर
जिस तरह देश आज़ाद हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह सुनते हैं लाहौर पाकिस्तान में होगा और लाहौर का रेडियो स्टेशन भी उनके पास होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि पंजाब के पास कोई रेडियो स्टेशन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि हम अभी से कोई इंतज़ाम करें ताकि पंजाब हमारे हिस्से में आएगा उसके पास रेडियो स्टेशन हो। तो उन्होंने मुझे कहा तुम ऐसे करो, तुम जाके सरदार पटेल उन दिनों इंटरिम गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन के भी मिनिस्टर थे होम के अलावा, तो उन्होंने कहा तुम एक चिट्ठी मेरी तरफ से सरदार पटेल के नाम बना के ले आओ। तो मैं दफ्तर आया, मैंने एक चिट्ठी डिक्टेट करवाई, उससे टाइप करवाया और फिर सरदार सिंह के पास ले गया। और उसी वक्त सरदार स्वर्ण सिंह ने उस चिट्ठी को फिर टाइप करवा के अपने लेटर हेड में उसको सरदार पटेल को भेज दिया। तो ये तो शुरुआत थी। जब आज़ादी आई और मैं लाहौर से मेरा तबादला करके दिल्ली मेरी पोस्टिंग हो गई, तो शरणार्थी का एक तूफ़ान जैसे आ गया और मैं दिल्ली स्टेशन पर था, शरणार्थियों के प्रोग्रामों का इंचार्ज था उन दिनों। लेकिन एक दिन मुझे डायरेक्टर जनरल ने बुलाया और कहा कि आज कैबिनेट में फ़ैसला हुआ है कि शरणार्थियों के लिए एक अलग रेडियो स्टेशन जलंधर में कायम किया जाए, और पंजाब के पास भी वो रेडियो स्टेशन नहीं है। वो चिट्ठी आई हुई थी, पड़ी हुई थी कैबिनेट के पास, जैसे मिनिस्टर के पास। तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि पंजाब जलंधर में एक रेडियो स्टेशन कायम किया जाए। उसके लिए सरदार पटेल का हुक्म है कि तुम कल जाओ। तो उन दिनों हर बात इस तरह ही होती थी, उस वक्त तो कोई मिलता नहीं था। तो अगले रोज़ सुबह एक हवाई जहाज़ तैयार किया गया और वो हवाई जहाज़ विलिंगडन अड्डे से चलना था। पालम का अड्डा उन दिनों नहीं होता था। तो मैं सामने ही विलिंगडन के लोधी कॉलोनी में उन दिनों रहता था। तो सुबह मैं अपना छोटा सा सूटकेस लेके अपने, अच्छा मुझे टीम भी दी गई 3-4 प्रोग्राम असिस्टेंट और इंजीनियर, और हमें हवाई जहाज़ में बिठा के जलंधर भेज दिया गया। जब हम जलंधर पहुँचे तो जलंधर के पास होशियारपुर और जलंधर के दरमियान एक हवाई अड्डा है, एयरफोर्स के लिए लड़ाई के ज़माने में बना था। उसके नीचे उस हवाई अड्डे पर गाय और बैल चर रहे थे उस वक्त। तो हमारा हवाई जहाज़ चक्कर लगाता रहा, फिर बैल जा भट्टे तो हम उतरे और फिर हमने वहाँ जलंधर में एक रेडियो स्टेशन कायम किया। और उस रेडियो स्टेशन के तो मुझे ये हुक्म था कि जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो हमने 1 हफ्ते में रेडियो स्टेशन चालू किया वहाँ, और उसका जो मास था ट्रांसमीटर का, उसको बाज़ार से बांस खरीद कर उनको कीलों से जोड़कर बनाया गया। और एक कमरा कोठी का जो कोठी हमने किराए पे ली, उस पर एक कमरे में पर्दे डालकर उसको स्टूडियो बनाया गया। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने वो रेडियो स्टेशन चालू किया और ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, टेस्ट ट्रांसमिशन करनी शुरू कर दी। और मुझे बटाला से और इस तरह फ़िरोज़पुर से चिट्ठियाँ भी आईं, और उन चिट्ठियों को लेकर मैं फिर दिल्ली आया। और जब मैं डायरेक्टर जनरल को मिलने गया तो मुझे उसने अपने कमरे के बाहर जब देखा तो वहीं से खफा होना शुरू हो गया कि ले, तुम्हें मैंने जलंधर भेजा था रेडियो स्टेशन खोलने के लिए, तुम यहाँ दिल्ली फिर रहे हो। तो मैं सुनता रहा, वो ICS का अफसर था, बहुत देर तक बोलता रहा। फिर मैंने चुपके से उसे मेरे हाथ में जो गठड़ी थी चिट्ठियों की, लोगों से लिसनर्स की आई हुई, मैंने उसके मेज़ पर मैंने कहा सर द रेडियो स्टेशन इज़ ऑन द एयर, और ये चिट्ठियाँ हैं सुनने वालों की। और इतना खुश हुआ, उठकर मुझे गले लगा लिया कि तुमने एक मिरेकल की है। तो इस तरह जलंधर का रेडियो स्टेशन बना। जलंधर के रेडियो स्टेशन के जो ट्रांसमीटर था, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था, हमने कुछ दिनों के बाद अमृतसर में भी, सारे पंजाब को हमारी कोशिश थी कि कवर करें। अमृतसर में भी हमने एक ट्रांसमीटर छोटा सा लगाया और वहाँ भी एक स्टूडियो बनाया। लेकिन जब जलंधर रेडियो स्टेशन में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर आ गया तो फिर हमने अमृतसर का जो सेटअप था उसको वाइंड अप करके हमने जलंधर पर ही अपने आप को रुजू कर लिया। अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरी कलम पकड़ कर कोई मुझसे लिखवा रहा हो। कविता लिखते हुए तो मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है
जैसे कोई पुरानी रटी हुई चीज़ अचानक मेरे होंठों पर थिरकने लगे। हवा के एक झोंके की तरह कई बार कोई कविता, कोई कहानी आती है और इससे पूर्व कि मैं समझ पाऊँ मेरी झोली भरी होती है। मेरे सामने कागज़ पर पूरी समूची कविता, पूरी समूची कहानी चित्रित पड़ी होती है। अपने लिखे नाटकों के पात्र कभी मुझे अजनबी लगते हैं, कभी जाने पहचाने लगते हैं। अपने लिखे उपन्यासों का आकार देखकर तो मैं अक्सर हैरान होता हूँ। कई कहानियाँ, कई कविताओं की फबन को देखकर मुझे स्वयं अचंभा होने लगता है। इस तरह की अवस्था में मेरी किसी रचना को पुरस्कार के लिए चुना जाता है या महान साहित्यकार कहकर मेरी प्रशंसा की जाती है, तो मैं अपने आप से कहता हूँ, आखिर तू है कौन? सचमुच ये सब कुछ जिसके लिए तुम्हारी वाह वाह होती है तुम्हारा अपना लिखा है? और मुझे अपने बचपन के वे दिन याद आने लगते हैं जब मैंने पहली कविता लिखी थी। कविता के बाद कहानी, कहानी के बाद नाटक, फिर उपन्यास, फिर समीक्षा, फिर आत्मकथा, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में। सृजनात्मक शक्ति ईश्वरीय देन है। ये चश्मा भीतर से फूटता है, लेकिन इस स्रोत को बनाए रखना, इस बात को निश्चित करना कि ये झरना फूटता रहे, ये प्रवाह निरंतर बना रहे, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होती है। अकथनीय लगन की ज़रूरत होती है। रातों के जागरण, दिनों का अकेलापन, महीनों का चिंतन, वर्षों की एकटक मनन, इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। अनगिनत सालों से मैं सुबह 4 बजे उठकर, सर्दी हो या गर्मी, कलम पकड़कर बैठ जाता हूँ। चाहे एक पंक्ति हो लिखूँ, चाहे एक पन्ना, मैं सरस्वती की उपासना में नागा नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि अच्छा कवि अच्छा कहानीकार हो सकता है, अच्छा कहानी लेखक अच्छा नाटककार बन सकता है। मैं ये मानता हूँ जिसे मातृभाषा में लिखना आता है वो चाहे तो हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, जो भाषा उसने सीखी हो उसमें सुबीते से लिख सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि उसे लिखने का ढंग आता हो, भीतर लिखने की इच्छा शक्ति हो, भावना से भरा पूरा हृदय हो। पिछले 5 दशकों से कुछ अधिक समय से मैं लिख रहा हूँ कविता, कहानी, नाटक, समीक्षा, उपन्यास। अनेक पुस्तकों को मैंने जन्म दिया है, लेकिन ये स्रोत आज भी वैसे का वैसा बना हुआ है। भीतर की ऊर्जा वैसी की वैसी कायम है। उंगलियां थक जाती हैं, लेकिन कलम ने अभी तक हार नहीं मानी। हर नया साल आने पर लिखने की मैं नई योजनाएं बनाता हूँ। मेरा प्रकाशक कभी मुझसे कदम मिलाकर नहीं चल पाया। किसी संपादक को मुझसे कभी ये शिकायत नहीं हुई कि मुझसे कोई चीज़ मांगी गई हो और मैंने निराश किया हो। मैं रेडियो के लिए लिखता हूँ, टीवी के लिए लिखता हूँ, रंगमंच के लिए लिखता हूँ, अब फिल्मों के लिए भी लिख रहा हूँ। देश की पत्रकारों के लिए लिखता हूँ, विदेश की पत्रकारों के लिए लिखता हूँ। अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेक रचनाएं प्रकाशन के लिए पड़ी हैं। दर्द की एक कहानी है जिसकी ऊक मेरी रचनाओं में सुनाई देती है। इसी दर्द का जिक्र मेरे सर्वप्रथम कहानी संग्रह स्वेसार में हुआ था। इसी दर्द की टीस मेरे अभी हाल में प्रकाशित हुए कहानी संग्रह एक नगमे दी मौत में महसूस की जा सकती है। यही दर्द मेरे प्रथम उपन्यास आंध्रों में था। यही दर्द मेरी त्रिलड़ी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का पल्ला में देखा जा सकता है। मैं ये पूछना चाहूँगी, लेखक कमिटेड यानी प्रतिबद्ध होना चाहिए, इस बात का आप क्या अर्थ लेते हैं? कमिटमेंट लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कमिटमेंट जो है, जो प्रतिबद्धता है, वो लेखक की अपने साथ होनी चाहिए, अपने उद्देश्य के साथ होनी चाहिए, अपनी भावना के साथ होनी चाहिए। वो कमिटमेंट बाहर से नहीं आनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है
क्योंकि मैंने देखा हमारे ज़माने में जब मैंने लिखना शुरू किया तो जिनको हम तरक्की पसंद अदीब कहते थे, तरक्की पसंद अदब की एक प्रगतिशील साहित्य की एक लहर सी हमारे देश में थी। और जो प्रगतिशील साहित्यकार थे वो अपना जो इशारा था उनको मास्को से आता था। ये बात गलत थी। हमें ज़रूरत थी कि हम एक तरह का जो नरोआ साहित्य है, एक सेहतमंद साहित्य है, वो पैदा करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई हमारा उस्ताद या कोई मास्टर मालिक बाहर से हमें इशारे करे हैं। तो मैं तरक्की पसंद अदीबों के साथ जो उनके साथ मिला नहीं, कभी उनकी मेंबर नहीं था, उनका सदस्य नहीं था, लेकिन मैंने जो कहानियाँ लिखी, जो नावल लिखे, वो उन जैसे थे, उनको पसंद आए और उन्होंने हमेशा उनको अपनाया। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रतिबद्धता है वो अपने साथ होनी चाहिए, अपने अंदर की सच्चाई के साथ होनी चाहिए और बाहर से नहीं साहित्यकार पर वो ला दी जानी चाहिए। इस लिहाज से लेखक का अपनी रचना से रिश्ता कैसा होना चाहिए? रिश्ता जैसे मैंने कहा वो होना चाहिए जिसमें लेखक का, जिस धारणा में लेखक का विश्वास हो। जो मेरा विश्वास है, जिस तरह का जीवन मैं पसंद करता हूँ, जिस तरह का जीवन मैं रहना चाहता हूँ, उस तरह के जीवन का मुझे जिक्र करना चाहिए और अपने पाठकों में उसका प्रचार करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और वही लेखक कामयाब और सफल होते हैं जो इस सच्चाई को मान लें और इस सच्चाई के साथ, दृढ़ता के साथ इसका साथ दें। आपकी नज़र में एक अच्छी रचना कौन सी होती है? अच्छी रचना वही है जिसमें सेहतमंद बात कही हो और जो आज का समाज है उससे बेहतर बनाए और वो समाज तक बग़ैर किसी कोशिश के समाज उसे अपना ले खुद ब खुद। ये ना हो कि उसके लिए प्रोपेगेंडा करना पड़े या सरकार को कहना पड़े कि ये तुम ज़रूर पढ़ो या बार बार सरकार को दोहराना पड़े, प्रोपेगेंडा करना पड़े, ये ना हो। अच्छी कहानी, अच्छे उपन्यास, अच्छी कविता जो है वो आप ही आप लोगों तक पहुँचे और उसमें जो संदेश हो, जो बात कही हो, वो लोग उसको अपनाएं, तब तो वो अच्छी रचना है, नहीं तो वो असफल रचना है। आपने समाज की बात की। समाज तो गतिशील होता है। अगर लेखक समाज के साथ मिलके चलता है तो कुछ देर के बाद उसकी जो रचना है वो आउटडेटेड भी हो सकती है। समाज के साथ लेखक कभी नहीं चलता। लेखक तो समाज को रास्ता दिखाता है, वो तो समाज से एक कदम आगे होते हैं या जो समाज चीज़ सोच रहा है उससे आगे सोच, तब जब भी वो बड़ा लेखक है। तो आम लेखक जो है वो समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं या उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो मेरी नज़र में इतने बड़े लेखक नहीं हैं। बड़े लेखक हैं प्रेमचंद या टॉल्स्टॉय या टैगोर, आप समाज को राह दिखाते थे हैं। तो मैं सोचता हूँ बड़ा लेखक का ये काम है वो कामयाब लेखक का, सफल लेखक का ये काम है कि वो समाज को नए रास्ते दिखाए और उस पर डाले। सार्थर कहता है लिटरेचर इज़ फिलोसफी इन इमेजेस। आपकी रचनाओं की मूल फिलोसफी क्या है? मेरी रचनाओं की मूल फिलॉसफी जो है वो तो यही है कि सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया जाए और सच्चाई का जो सही रूप है उसको उजागर किया जाए। ये मेरी जो लेखनी है उसमें इस बात के लिए कोशिश होती है। फिलोसफी में 3 किस्म की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। एक नेचर के साथ, जैसे वेस्ट ने किया, नेचर को काबू करने की कोशिश की। दूसरी समाज के साथ, जैसे चाइना ने किया। तीसरी अपने आप के साथ, जैसे हिंदुस्तान ने किया। ये इसी बेसिस पर 3 बड़ी कल्चरल ट्रेडिशंस चल रही हैं। इनमें आपके ख्याल में मैन, गॉड एंड नेचर के रिश्ते को समझने में आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि जो हमारे भारत में अब इन तीनों ही पद्धतियों को अपनाना होगा। नेचर को गॉड के साथ जो कि लेके हम बैठे हुए थे उससे गुजारा नहीं चलेगा। और हमें चीन का जो तजर्बा है और जो वेस्ट का तजर्बा है, पश्चिम का तजर्बा है, इन तीनों तजर्बों को साथ साथ चलाना होगा, जब ही भारत उन्नति कर पाएगा, नहीं तो भारत पछड़ के रह जाएगा।
आपके प्रेरणा स्रोत कौन से हैं? मेरी प्रेरणा स्रोत मेरा समाज है और मैं कभी अपने समाज से हटकर अपने आप को नहीं समझता। समाज के मेरी जो समस्याएं होती हैं वही मेरी प्रेरणा स्रोत होते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ, लोग बर्बाद होकर इधर आए, शरणार्थी थे, उनको बसाना था, उनको फिर अपने पाँव पे खड़ा करना था। एक चैलेंज था, एक समस्या थी हमारे सामने, हमने उसको अपने ढंग से उसका निपटारा किया और मैंने बहुत नावल भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी उस पर। फिर उसके बाद अभी पिछले दिनों जो पंजाब में जो हमने आतंक देखा, उसको भी मैंने अपनी कहानियों में, अपने नावलों में उसका जिक्र किया, क्योंकि ये चैलेंजेस जो होते हैं, ये चुनौतियाँ जो होती हैं साहित्यकार के लिए, यही साहित्यकार को बड़ा साहित्यकार बनाती हैं। जैसे आर्थिकता की समस्या है, इस समस्या को कोई इकोनॉमिस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। साहित्यकार को इसको लेने की फिर क्या ज़रूरत है? साहित्यकार को अगर नहीं लेगा तो इकोनॉमिस्ट की जो अप्रोच ठंडी सी, बेजान सी है, आंकड़ों में वो खो जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि जालंधर रेडियो स्टेशन का ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति लाने में बहुत योगदान है, क्योंकि जो कुछ लुधियाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया, उसको लोगों तक पहुंचाने में, उसको लोगों तक एक ढंग में पहुंचाने में कि वो उसको अपना सकें, जालंधर रेडियो स्टेशन का एक बहुत बड़ा योगदान था। इससे पहले जालंधर रेडियो स्टेशन ने जब पार्टीशन के बाद लोगों को इस बात का एहसास दिलाने में, कोई बात नहीं है, आपके घर छूट गए, आपको फिर बसना है, इसके लिए भी रेडियो ने नाटकों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, तकरीरों के द्वारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम किया। आप नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे, वहाँ रहते आपने कोई विशेष योगदान डाला? नेशनल ट्रस्ट में एक बहुत बड़ी मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट अपने देश में किताबों को प्रकाशित करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि लोगों में किताबों के पढ़ने की, पुस्तकों के पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने के लिए भी बनाया गया था। और मुझसे पहले कुछ बरस जब तक वहाँ मैं नहीं पहुँचा था, बुक ट्रस्ट वालों को इस तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि भाई, मैंने जाके महसूस किया कि किताबों, पुस्तकों के प्रकाशन का काम तो प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है, आम प्रकाशक भी करते हैं, लेकिन लोगों में पढ़ने की रुचि पैदा करना, प्रकाशन को उत्साहित करना, ये काम रेडियो का होना चाहिए। और मैंने चाहे प्रकाशन की तरफ भी उतना ही ध्यान दिया, लेकिन मैंने बुक ट्रस्ट में जाकर एग्जीबिशंस की, वर्ल्ड बुक फेयर किया, नेशनल बुक फेयर्स किए, अपनी भारत की पुस्तकों को ले जाकर फ्रैंकफर्ट में वहाँ के बुक फेयर में शामिल हुआ, लंदन के बुक फेयर में शामिल हुआ, न्यूयॉर्क के बुक फेयर में शामिल हुआ, कायरो के बुक फेयर में, मॉस्को के बुक फेयर में। तो इसलिए मैंने हिंदुस्तान के, भारत के जो प्रकाशन है उसको विश्व के नक्शे में जाके रख दिया। ये मेरा योगदान था। अब जब स्वतंत्र लेखक बने हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी कभी तो महसूस करता हूँ कि मैंने ये ज़िंदगी में जो सरकारी नौकरियाँ की और एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, शायद गलती की, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि गलती नहीं थी, क्योंकि जो तजुर्बा मुझे सरकारी नौकरियों में, रेडियो में हुआ, जो तजुर्बा मुझे बुक ट्रस्ट में हुआ, जो तजुर्बा मुझे प्लानिंग कमीशन में हुआ, शायद वो कभी ना होता जो इन नौकरियों की वजह से मैंने हासिल किया। क्या कारण है कि हमारे देश में लेखक अपने लेखन पर गुजारा नहीं कर सकता? आप कहते थे कि आपने नौकरी क्यों की, मगर आप इतने बड़े लेखक शुरू में तो नहीं थे ना कि इससे गुजारा हो जाता? नहीं, अभी मैं बड़ा लेखक होकर भी एक किताब अपनी जो लेखनी है, जो मेरी पुस्तकें हैं, उन पर गुजारा मेरा कभी नहीं होता, और पंजाबी में तो बिल्कुल ही नहीं होता। पंजाबी का लेखक जो है वो कभी नहीं से सोच सकता कि वो अपने किताबों की आमदन पर अपनी रोज़ी जो कमाता है उस पर गुजारा कर सके। अब जब मैं सरकारी मुलाज़म नहीं हूँ, पहले तो मैं सरकारी मुलाज़म था और मैं कमाता था नौकरी से और पंजाबी में लिखता था। अब
मैं पंजाबी में लिखता हूँ, लेकिन कमाई जो मेरी होती है वो अंग्रेज़ी से होती है, हिंदी से होती है। ये क्या कारण है कि पंजाब में इतने बड़े गुरु, पीर, संत, महात्मा इतने लोग हुए हैं, फिर भी पंजाब के जो लोग हैं वो कल्चरली बैकवर्ड ही हैं। पंजाबी लोगों के पास बुक कल्चर है ही नहीं। इसके क्या कारण आप समझते हैं? पंजाब में एक मेरे ख्याल में कारण, फिर मैं कहूँगा कि पार्टीशन है, बंटवारा है। बंटवारे के बाद लोगों को एक इस बात का एहसास हुआ कि हम लुट गए हैं, हमें फिर अपने आप को बनाना है, और उन्होंने दुनियावी तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन हम इसलिए ला सके, आज हम अपने देश में सबसे ज़्यादा खुशहाल हमारा राज माना जाता है। तो इस कारण, क्योंकि हम खुशहाल हैं, हमने जो अपनी कल्चर है उसकी तरफ ध्यान कम दिया है, वो उस तरफ हम पछड़ के रह गए, एग्रीकल्चर की तरफ हमने कदम बढ़ा लिए। मैं सोचता हूँ कि यही कारण है कि हमारा जो संगीत है, किसी ज़माने में पटियाला अंग और पंजाब अंग शास्त्रीय संगीत में लोग बड़े फ़ख्र से गाया थे, टप्पा गाया करते थे। मैंने रेडियो में सिद्धेश्वरी देवी को और कृष्णराव शंकर पंडित को गाते हुए, वो जब मेरे रेडियो स्टेशन पे आते थे तो ख़ास तौर पर टप्पा गाया करते थे, इसलिए कि पंजाबी स्टेशन है। तो अब वो टप्पा कहीं है नहीं, पंजाबी तो किसी ने सीखा नहीं है। जिस तरह गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में आप देखते हैं कि टुंडे असराजे की धुनी, गुरु साहब ने ख़ास तौर पर लिखा, कमाल की धुनी। क्यों वो कहते थे? वो चाहते थे कि उस ट्यून पे वो चीज़ पेश की जाए, और हमने नालायकी ये की कि वो ट्यूनें भूल गए। हम और तो बातें याद रखते हैं, लेकिन जो गुरु साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि इस चीज़ मेरी, इस शब्द को, इस वार को इस ट्यून में गाओ, हमने वो राग भी हमने बुला दिया जिनमें गुरु साहब ने क्या, और वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे हमारे गुरु साहब। मसलन जाजावंती राग सिख गुरु साहब ने शुरू किया, इसको प्रचलित किया। तो मेरा कहना ये है कि पंजाब पछड़ गया इसलिए कि पंजाब अपने आप को खुशहाल बनाना चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि एक वक्त आए कि पंजाब फिर अपने संगीत को, अपने नाटक को इस तरफ ध्यान दे। अब क्या बात है कि पंजाबी आर्टिस्ट बम्बई में अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिल्में हिंदुस्तानी में बनाते हैं, पंजाबी में फिल्म अच्छी नहीं बनती। तो इससे हमारे यहाँ कमज़ोरी आ गई। इसको कोई सियासतदानों की मदद से इसको सही रास्ते पे इस गाड़ी को लाना है। कला में, यानी कल्चर में हम पछड़े रह गए हैं, बाकी किसी काम में हम पीछे नहीं हैं किसी के। तुम देखो, जिस क्षेत्र में भी आप नज़र दौड़ाएं, हम पंजाबियों को देखेंगे आगे ही हैं। हम तो अब रास्ता दिखाते हैं लोगों को, लेकिन कल्चरली मैं सोचता हूँ कि हम पछड़ गए हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पास नृत्य कम है, भांगड़ा और गिद्धा पे हम आके रुक गए, इससे आगे नहीं चले हैं। हमारा संगीत कहाँ है? यहाँ कोई गाने वाले नहीं। सोन सिंह था, बेचारा गया, जोशी था, वो बेचारा गया, अब कोई बड़ा नाम सुनाई नहीं देता। हमारा आर्ट, शोभा सिंह था, गया, अब कोई बड़ा नाम नहीं था। बाकी पंजाबी आर्टिस्ट हैं, सतीश गुजराल हैं, मनजीत बावा हैं, कृष्ण खन्ना हैं, अर्पना है, हमारी बहुत बड़ी कहानी लेखक अजीत की बेटी। लेकिन ये पंजाब के बाहर है, पंजाबी हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पंजाब को चाहिए, पंजाब सरकार को चाहिए कि इनको अपनाए, इनको अपने बुलाते रहें, इनको सम्मानित करते रहें, इनमें ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करें कि ये पंजाबी हैं और ये पंजाब को अपना कर अपने आप को बड़ा माने। अब आप अपने पाठकों के बारे में कुछ बताएंगे? मेरे पाठक मुझे बहुत अजीज़ हैं, और मुझे हमेशा इस बात का ख्याल रहता है कि मेरे पाठक क्या सोचते हैं। मुझे अच्छे पाठक भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है, और मुझे लगा कि उनके लिए जब मैं लिखता हूँ तो मुझे उन लोगों का ध्यान आता है। मसलन मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। एक बार मेरी एक कहानी आजकल हिंदी का एक रसाला है, उसमें छपने के लिए भेजी। उन दिनों देवेंद्र सत्यार्थी उसके एडिटर थे, संपादक थे। तो देवेंद्र सत्यार्थी, उस कहानी में एक वाक्य था जो ज़रा बोल्ड था, गुस्ताख
किया जा सकता है। तो वो क्योंकि वो सरकारी रसाला था तो इस्तारती ने उस वाक़े को हटा दिया, काट दिया और बाकी कहानी छाप ली। जब कहानी छपी तो रुड़की से मुझे रुड़की किसी कॉलेज की अंग्रेज़ी की लेक्चरर एक लड़की की चिट्ठी गई कि दुग्गल साहब, मैं आपकी कहानियाँ कई बरसों से हिंदी में पढ़ रही हूँ और कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपकी कहानी में मुझे कहीं झटका लगा हो, और इस कहानी में इस जगह मुझे झटका लगा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये चिट्ठी पढ़ के, और फिर मैंने उसे वो वाक्य जो सारथी ने नहीं प्रकाशित किया था भेजा, और वो बहुत लड़की खुश हुई। इस तरह के कई और पाठक हैं, उनका जो प्रतिक्रिया होती है, उनका जो रिएक्शन होता है, वो आपको इस बात के लिए उभारता रहता है कि आप अच्छा लिखें और ज़्यादा लिखें। इतना ज़्यादा लिख सकने का आप हमें राज बताएंगे? ऐसा ज़्यादा लिखने का राज सिर्फ एक है, वो मेरी लगन और दूसरा मेरा डिसिप्लिन। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं सुबह उठकर वो वक्त जो लोग सोकर ज़ाया कर देते हैं, गंवा देते हैं, उसको मैं बरत लेता हूँ, इस्तेमाल कर लेता हूँ। और दूसरा ये कि मुझे सच्ची बात बताऊँ कि मुझे और कुछ करना आता नहीं है सिर्फ लिखने के। घर में मुझसे ना करना आता है, ना मुझसे मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैं कर पाऊँगा। मुझे इतना अच्छा प्यारा बेटा मिला हुआ है कि वो हर जिम्मेदारी घर की जो है, रिश्तेदारों की है, मेरी जो जिम्मेदारियाँ वो मेरी बीवी के हवाले हैं, वो उनके साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखने में मुझे मदद देती है। और मेरा बेटा जो है, छोटी सी छोटी बात रिजर्वेशन करने से लेकर मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचाना, वहाँ से लेना, इतना बड़ा वो डॉक्टर है, इतना मसरूफ़ रहता है, लेकिन वो उसका करते रहता कर। बहुत से लोगों को पंजाबी प्रकाशक से गिला है कि हमारे को प्रकाशक नहीं मिलता। आप अपने तजर्बे से बताएंगे कि इतना लिखने के बावजूद आपका प्रकाशक जो है खुश है और आप बढ़िया से बढ़िया एडिशन निकाल रहे हैं, इसका क्या? इसका सिर्फ राज ये है कि पंजाबी में देखो, क्योंकि मैं बुक ट्रस्ट में रहा हूँ, मुझे इस बात का एहसास है और मैं ये बात जानता हूँ अच्छी तरह कि प्रकाशन में अगर कोई प्रकाशक ईमानदार है और किताब प्रकाशन के बाद उसको पाठकों तक पहुंचाने में मेहनत करता है, तब तो किताब बिकती है और प्रकाशक भी कमाता है, और उसको चाहिए कि लेखक के साथ वो उसको बांट ले। लेकिन कुछ प्रकाशक हैं जो किताब तो प्रकाशित करते हैं, अच्छी छापते हैं, लेकिन उसको बेचना उनको नहीं आता। पंजाबी का मेरा प्रकाशक ऐसा है जो बहुत खूबसूरत किताब छापता है, लेकिन उसको बेचना नहीं आता, और मुझे उससे साथ पूरी हमदर्दी है और सहानुभूति है कि बेचारे को अगर नहीं आता तो क्या मैं करूं। तो वो मेरी किताब खूबसूरत छाप देता है और लोगों तक पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतने दिनों से लिख रहा हूं, मेरा कुछ नाम है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी किताब बिक जाती है। और मैं पंजाबी प्रकाशक से कभी रॉयल्टी का तकाजे नहीं करता। हाँ, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, इसलिए वो मेरी जो चीज़ें जो मैं पंजाबी में लिख चुका होता हूँ वो हिंदी में और अंग्रेज़ी में लिखती हैं, और वहाँ से मुझे बाकायदा रॉयल्टी मिलती है। एक बार मैंने इस तरह अपने प्रकाश से इस बात का जिक्र कर रहा था तो उसने मुझे हंस के कहा कि आप जनाब हिंदी में और अंग्रेज़ी में ज़्यादा बिकते इसलिए कि आप पंजाबी में पहले लिखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा उसका ये जवाब। कहा जाता है कि आपका साहित्य समकालीन ऐतिहासिक चेतना की विकासशील यात्रा को समर्पित है। मेरा अभिप्राय है कि जैसे वाल्ट विटमैन की रचना में पूरा अमेरिका ढूंढा जा सकता है, वैसे ही आपकी रचना में पंजाब को देखा जा सकता है। पिछले सालों में पंजाब में जो कुछ हुआ उसको अपने बदन पर झेलते हुए आपने अपने जीने और चिंतन में संतुलन और सहज कैसे बनाए रखा? ये एक बड़ी कठिन समस्या थी, क्योंकि मैं ये जानता था कि आतंकवाद जो पंजाब में है ये इसलिए भी है कि सरकार ने पंजाबियों के साथ, मैं सिखों के साथ नहीं कहूँगा, पंजाबियों के साथ नाइंसाफ़ी की है किसी हद तक। उनके जो मांगें थीं उनको पूरा नहीं किया, जो जायज़ मांगें थीं। और दूसरा ये भी था कि जो आतंकवादी जिस तरह
वायलेंस पे उतरे हुए थे वो भी मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि आखिर कितने मासूम जानें उसमें गई। तो इन हालात में संतुलन कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने कोशिश की, आप देख सकें मेरी कहानियों में, मेरा जो नावल है इस समस्या पर फूलों का साथ, उसमें मैंने कोशिश की है कि जहाँ सरकार की गलती है मैंने सरकार को बुरा कहा है, और जहाँ आतंकवादियों की गलती थी मैंने उनको बुरा कहा है। और मेरी जितनी राइटिंग है इस संतापग्रस्त पंजाब के दौर की, उसमें आप देखेंगे कि मैंने इंसानियत को उभारने की, मानवता को उभारने की कोशिश की है कि लोगों में उसको उजागर किया जाए। और आतंकवाद को मैंने बुरा कहा, लेकिन मैंने ये भी बताया कि आतंकवादी इंसान है, उसके अंदर इंसान जिंदा है, और वो कुछ वक्त के लिए आतंकवादी हुआ है। मतलब मेरी कहानी पंजाब सिंह, वो बाहर तो लोगों को गोली से भून के आता है, लेकिन जब घर पहुंचता है तो वो ट्रैक्टर चला रहा होता है, उसके नीचे एक चूज़ा आ जाता है तो वो खाना नहीं खा सकता, उसको बार बार चूज़ा याद आता है। या वो आतंकवादी जो बाज़ार में तो 25 को ढेरी करके जाता है, लेकिन वहाँ जब गांव में जाता है तो उसके गांव की एक बेटी उस गांव में ब्याह हुई है, तो वो चाहता है कि उस गांव से मैं के बैंक को मैं नहीं लूटूंगा, और उस बेटी को अपनी, जो हर गांव वाला अपने गांव की बेटी जहाँ ब्याह होती है जब उसको जाता है उसको कुछ दे के आता है, उसको धी ध्यान कहते हैं पंजाबी में, वो देने जाता है और उसमें उसको कत्ल हो जाता है खुद। तो ये बातें जो मैंने उजागर की हैं कि आतंकवादी दिल से बुरे नहीं थे, उनके दिमाग में एक बात आ गई, डाली गई। ये भी मैंने उसका किसी हद तक उसकी जिम्मेदार हमारे पड़ोसी भी हैं, और उन्होंने पड़ोसियों को भी गुमराह किया उन्हें। तो इन बातों को मैंने उजागर करने की कोशिश की है अपने अकल के मुताबिक। दूसरी तरफ स्टेट का आतंकवाद भी था, क्या आपने उसके भी बारे में कुछ लिखा? बहुत लिखा, मैंने उसका जिक्र किया। जहाँ मेरी जी कहानी तुम्हें याद होगा, एक आतंकवादी का जन्म, कि किस तरह आतंकवादी पैदा होता है, तो मैंने वो कहानी लिखी कि पुलिस की ज़्यादतियों की वजह से आतंकवादी वो औरत बनी। कि उससे पहले एक कहानी मैंने लिखी आतंकवादी का जन्म, उसमें मैंने बताया कि किस तरह हमारी सोसाइटी की गलतियों की वजह से वो आतंकवादी बनना। और ये दूसरी कहानी थी एक और आतंकवादी का जन्म, वो उस औरत की कहानी जिसे पुलिस ने बदतमीज़ी की। पहले उसका मियाँ को उसको पकड़ के ले गए और वो गायब हो गया, फिर उसके बाद उसकी बीवी को परेशान करना शुरू कर दिया और वो आतंकवादी बन गए। मैं एक गंभीर सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको तकरीबन सभी बड़े इनाम मिल चुके हैं, किसी लेखक के लिए इनाम का क्या महत्व होता है? इनाम का कोई महत्व नहीं होता अगर लेखक को अपने आप पे विश्वास हो। इनाम का बहुत महत्व होता है अगर लेखक उस इनाम से और उत्साहित हो, अपना और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। कौन सा इनाम लेकर आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए थे? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे इनाम दिलीप वही अच्छे लगते हैं जो चुपके से मुझे कोई आके कह दे कि आपको, मसलन जब मुझे गालिब अवार्ड मिला तो मैं सैर करने के लिए निकल रहा था, टेलीफोन बजा कि दुगल साहब, मैं डॉक्टर मोहम्मद हसन बोल रहा हूँ, हमने अभी फ़ैसला किया है कि आपको उर्दू ड्रामा के लिए गालिब अवार्ड हम दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। या जब मुझे राष्ट्रपति की तरफ से ऑनर किया गया तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पद्म श्री या पद्म भूषण के लिए मैं भी कभी सोचूं कि मुझे मिले, कभी ख्याल नहीं मुझे आया था। शायद जब किसी पंजाबी साहित्यकार को मिला तो मेरे हल्का सा ख्याल आया, लेकिन उस साल मैंने सोचा भी नहीं था। मैं रात को खाने के बाद टहल रहा था अपनी गैलरी में, कोठी की गैलरी में ही टहल रहा था, बहुत ठंड थी बाहर, कि टेलीफोन बजा कोई 9 बजे के करीब कि सर, आई एम स्पीकिंग फ्राम होम मिनिस्ट्री, अभी फैसला हो कैबिनेट ने किया कि हम आपको पद्म भूषण के साथ सम्मानित करने जा रहे हैं, आपकी अप्रूवल चाहिए। क्योंकि उन दिनों ये पंजाब में आतंक था
तो वो कंसेंट सरकार लेती थी। तो मुझे खुशी हुई कि ये पता नहीं किसको सूझा और किसने किया। तो इस तरह के जब इनाम कोई मिलता है, आपके यूनिवर्सिटी से जब ये डीलिट के लिए मुझे कहा गया, तो मैं दोपहर को अभी सो के उठा ही था कि टेलीफोन बजा और इधर से आपके वाइस चांसलर साहब ने कहा कि भाई मैंने एक गलती की है, मैं पवार बोल रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं ख्याल है कि पवार वाइस चांसलर हैं। तो मैंने कहा जी दसो, मैंने पंजाबी में कहा। तो उधर से कहने भाई मैंने एक गुस्ताखी की है जिसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने अभी भी नहीं पहचाना, तो मैंने कहा कि हाँ फरमाइए। मैं रूखा सा बिल्कुल जैसे एक बड़ा साहित्यकार होता है तो उन्होंने कहा जी मैं पवार बोल रहा हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी से, हमने कल फैसला किया कि आपको डीलिट से सम्मानित करें। अरे मैंने चाहा ये तो पवार साहब वाइस चांसलर है। तो मैंने माफ़ी पहले मांगी कि मैंने कहा माफ़ करना, मैंने अब पहचाना नहीं। तो मैंने कहा जी आपकी बड़ी नवाजिश है, आपने मुझे चुना। तो इस तरह का अवार्ड जो साहित्य अकादमी के अवार्ड का मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता। 3 साल पहले शोर मचना शुरू हो गया और मुझसे पहले दौड़ धूप हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग अब छीन रहे हैं। 1 साल पहले फैसला हुआ कि ये अवार्ड दुग्गल को इस दफ़ा मिलेगा है। और सुनने में आया क्या, मोहन सिंह उन दिनों एग्जीक्यूटिव के बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने मुझे कागज़ दिखाए कि 7 वोटें मेरी थी, लेकिन जिसकी 1 वोट थी अवार्ड उसको मिल गया। तो इस तरह हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। अवार्ड जो है चीज़ है वो सम्मान है और वो सम्मान के साथ ही आना चाहिए। साहित्य में आलोचक की क्या भूमिका है? हाँ, आलोचक की भूमिका बहुत बड़ी है। आलोचक जो हैं साहित्यकार को बना सकते हैं, साहित्यकार को ख़त्म कर सकते हैं। और आपके साहित्य के इतिहास में आप देखते हैं कई अच्छे लेखकों को, अच्छे कवियों को, साहित्यकारों को जब आलोचक अच्छे नहीं मिले तो बेचारे मर गए। और कई आलोचकों ने साहित्यकारों को बनाया भी। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे साहित्यकार बनाने में मेरे ज़माने के, मेरे वक्त के, मेरे पीरियड के जो आलोचक थे, मेरे प्रशंसक प्रिंसिपल तेजा सिंह तालिब, गुरबचन सिंह तालिब, मोहन सिंह, संत सिंह सेखों, इनका बहुत हाथ है। इन्होंने जैसे जब मैंने लिखना शुरू किया जैसे मुझे सर पर ही उठा लिया हो एकदम। मेरी कहानियों के जो सवेर सार जब छपी तो एक शोर सा पंजाबी साहित्य में मच गया था कि एक तो वो छपी किताब खूबसूरत थी और फिर कहानियों का संत सिंह सेखों ने कहा कि मैं एक थापड़ के कह सकता कि मैं छाती थपक के कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी कहानियाँ नहीं लिखेगी। तो इस तरह का जो जिक्र है साहित्यकार को बनाता है। आप जब किसी रचना का अवलोकन करते हैं तो आपका ध्यान रचना के किस पक्ष में रहता है? दोनों पर, कि उसमें रचना में क्या कहा गया है और कैसे उसको पेश किया गया है। ये दोनों जो पहलू हैं उन पर मेरी नज़र रहती है और मैं सोचता हूँ कि दोनों पहलू उतने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी लेखक का समय क्या उसको बड़ा या छोटा लेखक बनाने में योगदान डालता है? मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि अगर शेक्सपियर बड़ा लेखक बनना तो उस ज़माने के उसका बरतानिया था जो जिस तरह के वो एक नेशन की तरह से वो प्रफुल्लित हो रहा था। इसी तरह अगर मैं सोचता हूँ कि हमारे पिछले 10-12 साल का इतिहास ले लो, पंजाब में जो कुछ हमारे ऊपर घटा है इससे बहुत बढ़िया साहित्य पैदा हुआ है। पार्टीशन ने, बंटवारे के कारण पंजाबी में बहुत बढ़िया साहित्य उत्पन्न हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि हालात या फ्रीडम स्ट्रगल लो, जब हम इसके लिए अपनी आज़ादी के लिए जूझ रहे थे तो देश ने बड़े बड़े साहित्यकार टैगोर और प्रेमचंद और भारती पैदा किए, क्योंकि एक समस्या थी, एक चैलेंज था एक हमारे सामने। गेटे कहता है जिस लेखक को अपने पिछले 30,000 वर्षों का नहीं पता, ही इज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। आपका इस बारे में क्या विचार है? बिल्कुल गेटे ठीक कहता है। हमारे यहाँ वही लोग कामयाब हुए हैं साहित्य, हमारे पंजाबी में ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ, मतलब मोहन सिंह देख लीजिए, उसको अपने सभ्याचार की तो खैर पहचान थी, लेकिन उसके साथ उसने अरबी फारसी का अध्ययन किया हुआ था, अंग्रेज़ी का अध्ययन किया हुआ था और बड़ा कवि बना। और जो लोग नहीं हैं, मैंने कई ऐसे भी हमारे कवि हैं और लेखक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
कविता कभी अच्छी कह लेते हैं, लेकिन फिर बात बनती नहीं, उस पर आहिस्ता आहिस्ता उसी पे ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारी परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसको पहचानें और उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। आप अपने समकालीन लेखकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे समकालीन लेखक जो मेरे साथ थे, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले कि हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के, आज़ादी की जंग के लेखक थे। मोहन सिंह, गुरबचन सिंह तालिब बहुत अपने अपने क्षेत्र में बहुत महान लेखक थे। मोहन सिंह महान कवि था, प्रोफेसर गुरबचन सिंह तालिब महान आलोचक थे, और जहाँ भी उनको खड़ा किया जाता वो हमारे लिए नाम पैदा करते, अपना नाम पैदा करते, हम हमें भी इज़्ज़त दिलवाते थे। 1940 में आपकी कहानियों की पहली पुस्तक श्वेतसार प्रकाशित हुई थी। इस संग्रह की बहुत सी कहानियाँ कला को अर्पित थीं। क्या आप इस बात से सहमत हो? बेशक मैंने अपनी उस संग्रह की भूमिका में ये कहा था कि मैं कला के लिए जो असूल है उससे सहमत हूँ, लेकिन जो कहानियाँ वहाँ हैं वो उतनी ही प्रगतिशील हैं जितनी प्रगतिशील मेरी बाद की कहानियाँ हैं। कला के लिए जो बात मानी गई थी उस ज़माने में, ये उस ज़माने के उस समय के प्रभाव के नीचे मैंने लिखा था, लेकिन मेरी कहानियों में उस श्वेतसार की या आज की कहानियों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले दौर की कहानियों में आप व्यक्तिगत चिंतन, व्यक्तिगत यथार्थ, व्यक्तिगत विकास को सामने रखकर जीवन और जगत का मूल्यांकन करते रहे। इसीलिए उस समय की कहानियाँ व्यक्ति के वास्तविक के अनेक स्तर, व्यक्ति चिंतन के अनगिनत धरातल, व्यक्तिगत संवेदनाओं के अनगिनत मंडलों के पल क्षण बदलते रंगों को पकड़ने का प्रयत्न करती हैं। क्या इसका कारण यह था कि समाज की युग चेतना ने पुरुष और प्रकृति के गतिशील रूप को स्वीकार कर लिया था? दिलीप, इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मेरी पहली जो कहानियों का संग्रह था वो जब मैं बहुत कम उम्र का था उस वक्त प्रकाशित हुआ। अभी एमए पास करके हटा था, कोई 21-22 वर्ष की मेरी आयु थी। तो उस समय मैं अधिकतर वही उन्हीं बातों का जिक्र करता था जो या मुझ पर वापरी थी या मेरे इर्द गिर्द में वापर रही थी। और उसके बाद जैसे जैसे मेरा तजर्बा विशाल होता गया, जैसे जैसे मैं और पढ़ा और दुनिया को देखा, मेरी कहानियाँ फ़र्क होती गई। आपकी बाद वाली कहानियाँ पढ़ के जिस युग चेतना को आपकी कहानियाँ प्रतिबिंबित करती हैं, उस युग चेतना को प्राप्त करने के लिए आपने कौन से चिंतन को आधार भूमि के रूप में प्रयोग किया है? मेरा चिंतन मेरी कहानियों में जो आप देखते हैं वो मेरा तजर्बा है या वो कुछ जो मैंने पढ़ा। मैंने कहानियाँ लिखने से पहले बहुत कहानियाँ पढ़ी और उसके बाद भी पढ़ना जारी रखा। तो जो समस्याएं मेरे सामने में एक नौजवान लेखक के सामने आती हैं, उन्हीं को मैंने अपनी लेखनी में प्रतिबिंबित किया है। डार्विन ने अलग अलग योनियों में, मार्क्स ने अलग अलग श्रेणीहितों में, फ्रायड ने चेतना और अचेतन के बीच जिस संघर्ष को बयान किया, उसके ज्ञान ने मनुष्य के संकल्प को नए सिरे से घड़ा। विशेषकर मनोविज्ञान की खोजों ने आत्मा और अनात्म के रिश्ते को एक नई रोशनी में प्रस्तुत किया। यह सब आपकी कहानियों में स्पष्ट हो जाता है। आपने इन सिद्धांतों की पुष्टि करने के लिए कहानियाँ लिखी, जहाँ आपकी रचना के सच को पकड़ने के लिए इन कहानियों को इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में आखिरी बात सही है। यूँ अगर मेरी कहानियों को पढ़ा जाए और उनको देखा जाए तो उसमें फ्रायड और मार्क्स का ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा।